चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी का एनवायरनमेंट की 7th क्लास में। जो लोग लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं वो यूट्यूब पर देखें, नोट्स कंप्लीट करें और मैसेज करें, तभी पता चलेगा कि आपने देखी है क्लास। मैसेज नहीं करेंगे तब तक वो आपकी एब्सेंट ही मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन शेयर। दिखाई दे रही है स्लाइड? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, थैंक यू। हमने कल पढ़ा था मानव समव्यवहार। इसके बारे में हमने क्या, किस पे किस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमने देख लिया था, समझ लिया था। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कल जो पढ़ा था उसमें? माइक ऑन करके बताना पड़ेगा क्योंकि अब माइक से No, काम। ma'am. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मतलब हम इको मार्क भी हमने देख लिया था, ये सारे चार्ट भी हमने समझ लिए थे। ये पिक्चर मैंने भेजा था लेकिन बाद में फिर उसको डिलीट करना पड़ा था। अभी आप लोगों के गूगल ड्राइव पे मिलना शुरू हो गए कि नहीं हुए? नहीं हुए शायद। नो मैम। मैम वो ठीक तो है, ना मेरे को ढंग से चलाने भी नहीं आती, टेक्निकल उसमें बेकार है मेरा काम। कोई बात नहीं। आ जाएगा, मतलब समझा दिया जाएगा उसको कैसे करना। शुरू में हमको लगती है, जब हम कोई चीज यूज नहीं करते हैं तब हमको लगता है, लेकिन यूज करने लगते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं लगती है। हम यहीं पे देख लेते हैं इसको। इस डायग्राम में आपको पहले तो ऑब्जर्व कीजिए इसको। स्कूल में भी बच्चों को मिलते हैं ना, एग्जाम में ऐसा दे देते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं, उसमें बोलते हैं कि क्या आपको दिख रहा है, इसमें स्टोरी लिखो। तो आप लोग बताओ एक एक करके, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर को देख के, क्या हो रहा है इसमें? कोई भी बताइए माइक ऑन करके। मैम मेरे को ये तो समझ में आ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर की जगह ये वो 13 नंबर नहीं था ब्लू वाटर वाला, हम्म, ऐसे कुछ। मैम लाइफ स्ट्रक्चर बिलो क्या दिख वाटर। रहा है? क्या एक दिख रहा मैम है? ये इंडस्ट्री, हम्म, इंडस्ट्री वाला। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, लाइटिंग। एयर पॉल्यूशन। वेरी गुड, एयर पोल्यूशन भी दिख रहा है। मैम जो भी केमिकल जो भी ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम्म, उनमें जो मैम हमने सोइल ट्रांसफॉर्मेशन वाटर। कर रहे हैं इंडस्ट्री। उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स मतलब सही, आप लोग सब सही जा रहे हैं, सब लोग सही पकड़ रहे हैं, इसीलिए ये पिक्चर रखा है। यह एक ही पिक्चर में आपको पूरा एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है या नहीं? यस मैम। अभी यस मैम। हाँ, इसमें एक तो 5 एलिमेंट्स भी हमको दिख रहे हैं, सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना हमको इसमें। जो एबायोटिक है, 5 एबायोटिक भी दिख रहे हैं, और जो बायोटिक है, पहला तो वो चीज हमको दिख रही है एनवायरनमेंट में। दूसरा, उसके बाद हमको क्या चीजें समझ में आ रही हैं इसमें? जो हमारा एनवायरनमेंट है, ह्यूमन क्रिएटेड जो एनवायरनमेंट है, वो भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। किसके उसमें दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? यहाँ लेजर केमिकल है। ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, लाइटिंग। ये जो हमको फैक्ट्रियां दिख रही हैं, इनका धुआं निकलता हुआ जो दिख रहा है। और हम अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ये दिख रहा है, यहाँ से एग्रीकल्चर से भी बहती हुई थी चीजें जा रही, मतलब यहाँ हमने कहीं ना कहीं कुछ डाला है, कंपोज फर्टिलाइजर्स डाले हैं, पेस्टिसाइड्स डाले, तो वो भी बहकर कहाँ जा रहे हैं? ड्रिंकिंग वाटर में जाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। और यानी और यहाँ मैम पे ये सोइल वाला, कौन सा? सोइल मैम ये जैसे हाँ, कि ये आपने सॉइल, बताया था। सॉइल वाला है कि सॉइल भी खराब हो रही है, प्लास्टिक वगैरह सब इसमें घर में से निकल के कचरा कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। तो सभी चीजें हमको इसमें नजर आ रही हैं, ये पिक्चर रखी हुई है। अभी इसमें सब चीजें देख ली हैं आपने, अब जो हम आगे पढ़ेंगे ना, इसको दिमाग में रखिए। अब जो हमारा है ना नेक्स्ट टॉपिक, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? बताइए, किसी को याद है सिलेबस में? एनवायरमेंटल इश्यूज। हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, एनवायरमेंटल इश्यूज।
उसके लिए हमको, अच्छा ये भी पढ़ लिया था है ना। अच्छा, ये एक एक रह गया था, रेफ्रिजरेटर से एक क्या प्रभाव ये पड़ रहा है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। जो इम्पैक्ट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑन एनवायरनमेंट, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें सबसे खास हमने ये ले लिया है कि जो भी हमारे लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, लग्जरी लाइफ हमको देते हैं, वो उनका क्या पड़ रहा है, उसमें सबसे खास हमको यही आता है कि हर हमारा लग्जरी प्रोडक्ट जो बहुत जरूरी है, जैसे घर में हम बिना फ्रिज के नहीं रह पाते हैं, आज की डेट में सबके घर में ऑलमोस्ट फ्रिज होता है, तो उससे निकलता है एक ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको बोलते हैं। ये फुल फॉर्म भी याद रखिए, ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है हिंदी में भी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा होती है जो रिलीज करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गए या जो हमारे फोम वाले गद्दे होते हैं उनमें होता है, प्लास्टिक में होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट में होता है जो हम घर में यूज करते हैं, और ये निकल के कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, वायुमंडल में। हमने पढ़ा था ना कि एक हमने बिलो वाटर पढ़ी है लाइफ, और एक हमने पढ़ी है लाइफ ऑन लैंड। तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों में हर जगह कौन सी चीज होती है, एयर होती है। एयर हर जगह है, सबको कवर करती है। तो इस एयर में जाके ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिल जाते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, हमारे लिए ये ओजोन प्रदूषण करते हैं। ओजोन प्रदूषण क्या है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब अपना ये एनवायरमेंटल इश्यूज हम शुरू कर रहे हैं ना हमारा नेक्स्ट, उसमें अभी बस ये याद रखिए कि ओजोन परत के लिए नुकसानदायक कौन है, कौन से कारण होते हैं, कौन सा तत्व होता है, तो उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप याद रखिए। ठीक है, चलिए ये तो हमारा अब यहाँ पे हो गया। अब हम इसको दूसरे स्लाइड से पढ़ेंगे। इससे पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे क्या होना चाहिए, इशू का मतलब क्या होता है, इशू शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पहले तो ये बताइए। जहाँ पे समस्या होती है। जहाँ पे समस्या होती है, कहीं ना कुछ परेशानी और मुश्किल होती है, वहां पे इशू शब्द आता है। मुद्दे मतलब मुद्दा वर्ड स्पेशली वहां यूज किया जाता है जहां परेशानी तो है, लेकिन उस पे कुछ रिएक्शन हो, मतलब उस पे कुछ ना कुछ उस समाधान की बात भी हो। मुद्दा शब्द तभी आएगा जब वहां पे डिस्कशन कुछ किया जाना है, इसलिए मुद्दा वर्ड यूज कर सकते हैं। परेशानी के लिए तो बहुत सारे शब्द और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉब्लम है या दूसरे शब्द भी ले सकते हैं, लेकिन मुद्दा, मुद्दा मतलब कुछ लोग मिलके या दो लोग मिलके उस पर चर्चा करेंगे कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे हम अगर इसकी शुरुआत करें, इसको देखें, अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हुआ है तो प्लीज बी कोऑपरेट। जहां कोई समझ में नहीं आए शब्द पूछ लीजिएगा तो बता दूंगी मैं। हाइलाइनर ले लूं मैं, क्योंकि ये पेन तो खो जाता है, बहुत ज्यादा छोटा है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। प्रायः पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरण निम्नीकरण व तीव्र जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपभोग वृद्धि के कारण जन्म लेती है। ये चीजें वही हैं जो हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड्स में हम जो पढ़ चुके हैं ना। अब उन्हीं के कारण तो प्रॉब्लम हो रही ना, जो हमने पढ़ा कि हम तेजी से रिसोर्सेज को अपने खत्म करते जा रहे हैं, और जो हार्मफुल है उन चीजों को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट में छोड़ते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं एज ए वेस्ट। तो इसीलिए तो क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और वो वही प्रॉब्लम किस किस रूप में है, अब हम उनको इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे उनपे। कुल मिला के कि हमारी ही जो एक्टिविटीज हैं उनके कारण ही ये इश्यूज आए हैं, और अब हम ही को इन पे डिस्कशन करना है। तो क्या है, पर्यावरणीय मुद्दे
हमारे आसपास के वातावरण में होने वाले अवांछनीय का मतलब होता है अननेसेसरी, जिनकी जरूरत नहीं है, परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। श्रेणी मतलब एक कैटेगरी समझ सकते हैं कि उस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी? अननेसेसरी कैटेगरी, मतलब हम ऐसी जिनकी जरूरत नहीं है। अब जैसे कहीं होता है ना, मॉल में जाते हैं और मॉल में हमको जो चीज दिख जाती है हम उठा के ले आते हैं। अब हमको भले ही उसकी 1 महीने तक आवश्यकता नहीं है और शायद जीवन भर ना पड़े, बस हमने देखा अच्छी लगी और हम लेके आ गए उसको। तो ऐसे ही पर्यावरण में हो रहा है कि हमें जिस चीज की जरूरत है नहीं है, फिर भी हम वो वैसी वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, वैसे वाले हम उसमें क्या कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं। हम जरूरी थोड़े कि हम सारे वनों को काट दें अपने घर बनाने के लिए, या जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको पूरा मिटा के और अपना रहने के लिए घर बना ले, अपनी कम्युनिटी बना ले। तो ये जरूरी नहीं है, हम वैसे भी रह सकते हैं जैसे ये इसका कारण क्या है, हमने कारण पढ़े थे ना, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन विस्फोट जो है, उसके कारण क्या हो रहा है, जगह की कमी हो रही है, और उसके कारण से फिर ये उस पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो अगर हम कंट्रोल कर लें पॉपुलेशन पे, ये भी अननेसेसरी हो गए ना, जरूरत नहीं है उतनी बढ़ाने की, पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहे हो आप। तो सारी चीजें हमारे ही हाथ में है। स्थानीय स्तर पर मृदा प्रदूषण, जल जनित रोग, वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना प्रमुख है। इनको समझ लीजिए शब्दों को। स्थानीय मतलब होता है जो भी रीजनल एरिया होता है, जैसे म्युनिसिपालिटी होती है, सबसे पहले गांव आता है, गांव में क्या होती है, ग्राम पंचायतें होती हैं, फिर उसके बाद में आता है नगर पंचायत, जहाँ जो टाउन्स होते हैं, कस्बे होते हैं, उनमें नगर पंचायतें आ जाती हैं, थोड़ा सा और बड़ा होता है नगर पालिका आ जाती हैं। ऐसे करके जो रेगुलेशन अथॉरिटी बॉडीज होती है ना, उनकी बात यहाँ पे हो रही है स्थानीय स्तर पर। मृदा प्रदूषण मतलब लोकल एरिया में, जैसे हमने कल एक एग्जांपल देखा था कि मोदी जी अगर दिल्ली में बैठे हैं तो वो दूसरे बहुत दूर के एरिया के लिए कोई भी बात नहीं कह सकते। वो वहां के लोकल व्यक्ति से बात करके वहां की सारी कंडीशंस का जायजा लेके, जान के, उनको समझ के, उसके बाद वो वहां के लिए कोई प्लान बनाएंगे और उस पर एक्शन करने के लिए वापस उसी अथॉरिटी को कुछ जो अधिकार होते हैं वो उनको देंगे। तो वहां की जो लोकल रीजन की, लोकल जोन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मृदा प्रदूषण, जल जनित रोग। और जल जनित रोग कौन से हो जाते हैं, आप घर में कभी कोई बीमार होता है तो कई बार आपने डॉक्टरों के मुंह से सुना होगा कि इनको टाइफाइड हो गया है या इनको हैजा हो गया है, ये तो ऐसे वाले रोग वो बताते हैं कि आपने प्रदूषित जल पी लिया है, मतलब संक्रमित जल पी लिया है। डिफेक्ट संक्रमित को क्या बोलते हैं, इफेक्टेड जो रहता है वायरस से, बैक्टीरिया से। कंटामिनेटेड। हाँ, कंटामिनेटेड, वैसा वाला आपने पी लिया है जल, उसकी वजह से आप रोगग्रस्त हो गए हैं, जल के कारण से ही वो हुआ है। वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना। क्यों? वन्य जीवों की कल भी देखा था हमने कि उनको श्वास नहीं ले पा रहे, वो वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि वो उनके एडेप्टेबल नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो वो सांस नहीं ले पाएंगे, ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो क्या होगा, इंसान बिना भोजन के कितने दिन रह सकता है? आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों के मुंह से और डॉक्टरों के मुंह से कि इंसान बिना भोजन के कितने दिन रह सकता है? 10 दिन मान लीजिए रह सकता है। 10 दिन क्या, बहुत दिन। अन्ना हजारे जी ने कितने दिन का अनशन किया था, कई लोग करते हैं, लंबे लंबे व्रत करते हैं, 1 महीने तक भी मान लीजिए जीवित रह सकता है बिना अन्न के, पानी पीते पीते। और बिना पानी के 5 दिन तक जीवित रह सकता है। लेकिन बिना वायु के 5 मिनट रह सकता है कोई? 30 सेकंड तक कोई अपनी श्वास रोक लेता है सामान्य व्यक्ति, बहुत बड़ी बात होती है। तो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है तो उसी की वजह से हो रही है, या उनको उनके अकॉर्डिंग फूड नहीं मिल पा रहा है, या हमने देखा कि पूरी की पूरी फूड चेन जो है वही कैसी हो गई, टॉक्सिक हो गई, कि जो प्लांट है उस पे ही हमने पेस्टिसाइड डाल दिया है, या कोई
दूसरी ऐसी चीजें हमने डाल दी है, केमिकल जो होती है कंपोजिट, वो डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ये भी इनकी क्वालिटी भी खराब हो रही, मिट्टी खराब हो रही, जो जीव जंतु मिट्टी में रहते हैं उनके लिए हानिकारक है। फिर इस पे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो है कंज्यूमर, वो सब भी पूरी की पूरी जो एक चेन है वो पूरी की पूरी ही क्या हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी, विषाक्त हो जाएगी, विषैली हो जाएगी। और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जो ज्यादा पावरफुल रहता है वो तो सरवाइव कर जाएगा, जैसे अभी हमने देखा पेंडेमिक में कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी वो लोग बचे रह गए, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कैसी थी, कमजोर थी, वो लोग सब चले गए। तो ऐसे ही कि बेचारे ये छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं या उनसे भी और छोटे छोटे, उनका तो क्या होता है, उनको करना क्या है, सोना है, खाना है, सोना है, खाना है, उड़ना है, बस इतना कुछ रहता है। या बस सब मेन तो उनकी यही एक्टिविटी होती है, भोजन और एक्सक्लेरेटरी सिस्टम दोनों का, यानी उनका डाइजेस्टिव और एक्सक्लेरेटरी सिस्टम का ही मेन रोल रहता है, उनकी यही लाइफ होती है, और कुछ उनकी लाइफ नहीं होती है। लेकिन जो वेल डेवलप्ड है मनुष्य, उसकी तो पूरी लाइफ, पूरे सिस्टम, 11 तो सिस्टम होते हैं उसमें, तो इसलिए वो तो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन इन लोगों की कौन जान बचाए, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, अपना घोंसला बनाकर रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन हर जगह ही उनको पॉल्यूशन मिलेगा, तो वो बेचारे क्या होगा, धीरे धीरे उनकी जो पूरी की पूरी स्पीसीज है वो गायब हो जाएगी। विलुप्ति मतलब गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, कि उनका सिर्फ हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां नाम सुनेंगे कि हाँ ऐसा, जैसे अभी बीच में जो हाउस स्पैरो होती है उस पे बहुत संकट आ गया था, वो धीरे धीरे ऐसी ही कैटेगरी में आ गई थी कि जो खत्म हो सकती है, लेकिन ईश्वर की दया है कि वो आज ठीक है, फिर भी अब दिखने लगी है घरों में, बीच में दिखाई देना बंद हो गई थी। तो ये सब क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारण और हमारी जो लग्जरी लाइफ है उसके कारण ये सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशंस हो रहे हैं। तो अब हम देखें कि क्या क्या हो मतलब कैसे ये चीजें आती हैं सामने क्षेत्रीय स्तर पर, मतलब वही है रीजनल लेवल पर। यहाँ पे क्या लिखा है, स्थानीय, इनमें बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, स्थानीय या क्षेत्रीय। स्थानीय आप एकदम भी बिल्कुल ग्रामीण इलाके का समझ लीजिए, विलेज लेवल पर हो जाएगा ये स्थानीय, और ये क्षेत्रीय जैसे कस्बे हो जाएंगे, नगर पालिका, नगर निगम, ऐसी जगह पे ये क्षेत्रीय आ जाएगा, या शहर भी इसमें आ जाएंगे। और ये जो वैश्विक स्तर लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये हो जाएगा आपका विलेज, ये आपका हो जाएगा, विलेज भी हो सकता है और सिटी भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं ये इसको इसको आप लीजिए कंट्री के तरफ, एज ए कंट्री, और इसको आप लीजिए ग्लोबल लेवल पर, पूरा वर्ल्ड के लेवल पे इसमें बात होगी, तीनों पे इसमें वर्ल्ड लेवल पर होगी। क्या, बाढ़, सूखा, चक्रवात, अम्ल वर्षा व तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। देखिए जो जिस लेवल का है वहां पे उस लेवल की हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिट्टी और जल जनित रोग होंगे, वन्य जीव जो वहाँ आसपास की लोकल प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनके खत्म होने की बात होगी। अगला जो है, अगर कंट्री लेवल पर हम बात करें तो बड़े बड़े लेवल पे होती ना, कि हम पूरा देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में पूरी बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड में पूरी बाढ़ आ रही है, पूरा देश प्रभावित हो रहा है, कि वहां की जो विशेष प्रोडक्शन है वहां का, वो पूरी कंट्री में जाना बंद हो गया है। बीच में अभी आया था जब वहां पे लैंड स्लाइड हो रही थी, तब क्या हो रहा था कि जो सेब फल की, एप्पल की जो पूरी ट्रक के ट्रक वहां पे फेंक रहे थे, वहां के जो किसान लोग हैं वो पूरा का पूरा पानी में, नदी में बहा रहे थे, बोले कि रखे रखे भी खराब हो रहे हैं, गुस्से में ऐसे करके, क्योंकि वो उसको भेज ही नहीं पा रहे थे आगे बढ़ाने को। तो इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। चक्रवात है, अम्ल वर्षा, ये कैसे है, नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद में ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, जैव विविधता पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करती है, बायोडाइवर्सिटी,
पॉल्यूशन, भूमंडलीय तापन। और भूमंडलीय तापन मतलब आप बहुत ज्यादा सुनते हैं इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। और ओजोन प्रदूषण, सारे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं ये। और जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज। जलवायु बताए ना, लंबे समय में चेंज होती है। मौसम या ऋतु, ऋतु और जलवायु दो चीजें हैं अलग अलग। जलवायु लॉन्ग टर्म में चेंज होने वाली चीज है, और ऋतु जो है वो शॉर्ट टर्म है। मतलब 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, कुछ कुछ आपको पता है ना, बीच बीच की भी ऋतु आती है। जैसे अभी वसंत ऋतु आ जाएगी, हेमंत ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है। अगर हम हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें, या हमारे जो हिंदू ज्योतिष कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, तो ऋतुएं ऐसी होती हैं। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 4 मतलब अक्टूबर से लेके हाँ, अक्टूबर से लेके लगभग अभी ये फरवरी तक कैसा होता है, विंटर सीजन होता है। फिर आपका समर सीजन आ जाएगा, समर के बाद फिर आपका रेनी सीजन आ जाएगा। तो ऐसे डिवाइड होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन में क्या होता है, इन ऋतुओं के जो चक्र हैं वो बिगड़ जाते हैं। मतलब ये जो 4 महीने का गैप था, मान लीजिए किन्हीं दो ऋतुओं के बीच में 4 मंथ का जो गैप था, वो बदल के 3 मंथ का हो सकता है, या बढ़ के 6 मंथ का भी हो सकता है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि ऋतुओं का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाएगा, तब वही क्या कहलाएगा, क्लाइमेट चेंज कहलाएगा, या फिर जलवायु परिवर्तन कहलाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आई ये चीज? मैम ये तेल रिसाव क्या होता है? तेल रिसाव मतलब जैसे समुद्र पे कोई जहाज जा रहे हैं, समुद्र पे जाते हैं ना, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट होता है कोई भी, हाँ मैम। तो वो जब वहां फैल गया रिसाव होके, मतलब मान लीजिए किसी तरह से छेद है या कोई और किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो वहां पानी में फैल गया ऑयल, तब वो क्या करेगा, वहां की स्पीसीज को क्या कर देगा, उनको फिर पानी पे परत जम जाती है। हम अगर ग्लास में पानी डालें, या देखें कि हम सब्जी खाते हैं कटोरी में लेके, तो हम देखते हैं ना कि पूरी ऑयल की परत ऊपर ऊपर को जम जाती है। तो तेल या घी या ये जो जितनी भी फैटी ऑयल वाली फेट वाली जितनी भी चीजें होती हैं, ये क्या करती हैं, लेयर बना देती हैं वाटर के ऊपर, क्योंकि वाटर सोल्यूबल नहीं होती है, ये पानी में घुलती नहीं है। तो जो पानी के अंदर के जितने भी स्पीसीज हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस है ना। गैस तो ये मान लीजिए पानी है, लेकिन गैस तो हर जगह जाती है, ऊपर नीचे ऐसे। लेकिन अगर इस पानी के ऊपर ऑयल की लेयर जम गई है, तो वो इस ऑयल की लेयर को क्रॉस करके नहीं जा पाती, तो या ठीक से नहीं जा पाती है, कमी हो जाती है। जैसे अभी जो भी एक ऑक्सीजन की मात्रा है वो जितनी भी जा रही थी उससे कम जाएगी, फिर प्रॉपरली नहीं जाएगी। तो यहाँ के जो जीव जंतु हैं, पानी में रहने वाले मछलियां हैं या मेंढक है, मगरमच्छ है, जितने भी हैं, ये सब उनको क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, उनकी जान चली जाएगी। ठीक है? क्लियर है अब? हाँ मैम। मैम एक बार जो इससे पहले वाली स्लाइड थी ना, एक बार वो दिखा दीजिए, उसमें कुछ पूछना था। क्या मैम पूछना है? इसमें जो सेकंड सेकंड पॉइंट, जो पहला पॉइंट है, उसमें यही बोला है ना कि हम जो चीजों का मतलब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हम चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कर दे रहे हैं, और दूसरे में हाँ, ये कि जो चीजों को जरूरत नहीं है उनको भी हम इस्तेमाल करे जा रहे हैं। हाँ, करेक्ट है। ओके। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, किसी और को पूछना है कुछ इतनी 2 स्लाइड्स में? बढ़े आगे? यस मैम। ओके, चलिए अब हम पॉल्यूशंस की पिक्चर्स देखेंगे। सबसे पहले पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है। अच्छा, पहले तो प्रदूषण की डेफिनेशन क्या होती है, कौन बताएंगे? या प्रदूषण क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रदूषण, प्रदूषण क्या होता है प्रदूषण? प्रदूषण मतलब जो जीवों, पौधों और मानव पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है। और ज्यादा अच्छे से कौन बता पाएगा? जैसा एग्जाम में मतलब
एग्जाम में थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछते हैं। मैम जैसे प्रदूषण अर्थात पर्यावरण को जो दूषित कर रहा है। हाँ, दूषित कर रहे हैं। इस दूषित का मतलब क्या है, किस तरह से दूषित कर रहे हैं? मतलब एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, जो मैम अनावश्यक जो परिवर्तन। हार्मफुल है ना, जी, हार्मफुल है। हाँ जी। हाँ हाँ, चलिए, सबने अच्छा उत्तर दिया, अच्छा प्रयास किया। 2 शब्द और जोड़ लीजिए इसमें। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या है? अब ये अलग अलग चीजें, आपको अलग अलग टाइप के प्रदूषण दिख रहे हैं ना, कितने टाइप के? ये कौन सा प्रदूषण है जो आपको पहली पिक्चर्स में दिख रहा है? ये कौन सा है? एयर एयर। पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन। वायु। ये कौन सा दिख रहा है आपको? क्या लैंड। पढ़ा? वाटर। लैंड पोल्यूशन। वाटर दिख रहा है वो पीछे, लेकिन अभी हमको वाटर आगे में नहीं, लैंड है। लैंड पोल्यूशन है। यहाँ पे हमको दुनिया भर का मृदा प्लास्टिक दिख रहा है, ये भी एयर पोल्यूशन ही है। और ये फैक्ट्रियों से निकल रहा है, ये सब भी एयर पोल्यूशन है। ये वाला कौन सा पोल्यूशन है? वाटर जल पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन है। जितना भी हमारे घर का कचरा, गंदगी है, पानी मतलब लिक्विड वाला जो वेस्ट है, वो ऐसे जा रहा है और किसी भी वाटर बॉडी में जाके फाइनली मिल रहा है, और वही बाद में आके कहीं ना कहीं लंबे समय के बाद, चलिए उस पर डिस्कस नहीं करते हम लोग। और कितने टाइप के दिए हुए हैं सिलेबस में पोल्यूशन? वाटर, सॉइल, चार। एयर, और एक कौन सा है? नॉइस 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 पोल्यूशन। ठीक है, एक एक बेसिक चीज क्या है वो एक ध्यान रख लीजिए, कि जो नेचुरल इनका कंपोनेंट है, मतलब जिन जिन पोल्यूशन क्या होता है, कोई भी चीज जिस जिस चीज से मिलके बनी है। मान लीजिए हमने रोटी बनाते हैं हम घर में, तो रोटी बनाने के लिए हमको क्या क्या लगता है, क्या क्या लगता है, बताइए? आटा, आटा, पानी, पानी, गैस। नमक। आटा, पानी, नमक। ये मतलब गैस तो उसको किसकी तरह काम करेगा, एक जो आपका साइड वाला है, यानी हेल्पिंग वर्ब, जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है, वैसे गैस आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। लेकिन मेन जो इसी में बिल्कुल एक फाइनल रोटी में नजर आएगी जो चीज, वो, हाँ, फायर का यूज करके उसको बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ही जो रहेंगे आखिरी तक वो चीजें होती हैं, आटा है, नमक है, और पानी। 3 चीजें तो हैं ही। अब हमने इनको मिला दिया, रोटी बना ली। तो ये जो, मान लीजिए यही एक फिक्स फॉर्मूला है कि ऐसे बनती रोटी, लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें आटे की जगह हम मिट्टी ले लें, तो क्या मिट्टी रह जाएगी रोटी? मान लीजिए पूरी नहीं मिलाई हमने मिट्टी आटे में, जैसे पहले के जमाने में जो वही सूदखोर साहूकारों वाली जब जमाना था, चावल में सफेद रंग के ही कंकड़ मिला के दे देते थे, जैसे रंग की वस्तु रहती थी उसमें वैसे ही रंग के वो कचरा कंकड़ मिला के दे देते थे, ताकि वजन ज्यादा हो जाए, उनका पैसा उनको बराबर मिले, लेकिन सामान उनका कम जाए। ऐसे ही हमने मान लीजिए इस आटे में जिससे हम रोटी बना रहे हैं, इसमें हमने आटा जितना लिया, थोड़ा आटा लिया, मान लो गरीबी के दिन हम सोचे कुछ मिट्टी मिला के खा लें, पेट तो भरना है, तो क्या वास्तविक स्वरूप रहेगा? क्या हो गया यहाँ पे? उसका फॉर्म चेंज हो गया। तो समझाना यही चाह रहे हैं बस, कि जो जिसका मेन कंपोनेंट रहते हैं किसी चीज के, उसमें अगर कुछ चेंज आ जाता है, अब उसमें भी हम अगर एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं, तो कौन सी चीजें? केमिकल एंड फिजिकल, 2 तरह के मेन चेंज माने जाते हैं। एक हो जाता है केमिकल और एक फिजिकल चेंजेस। जो भी उनके भौतिक या रासायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल और रासायनिक, फिजिकल और केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब केमिकल क्या हो गया? पानी का H2O है फॉर्मूला, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, सबको पता है, सब बचपन से पढ़ते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी। अगर इसमें H2O के साथ में अगर ये एक ऑक्सीजन का केवल एक अकेला परमाणु है, एटम है, सिंगल O है, तब तक ये पानी है। लेकिन जहां इसमें O डबल हो गया,
O के 2 एटम आ गए, वहां पे ये क्या हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। H2O2 क्या होता है, एक एसिड होता है। एसिड समझते हैं ना क्या काम करता है, क्या करता है एसिड, जलाने का, चीजों जलाता है। जलाने जलाने का के लिए। काम करता है। तो जलाने का काम करता यही यहाँ पे मतलब है कहने का कि उसका एक तो क्या चेंज हो गया, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई, दूसरी कौन सी चेंज हो गई, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैसे हो जाएगा कि वो जैसा कोई भी फिजिकल में कौन सी चीज आती है जो बाहर से हमको हमारी आंखों से दिखाई देती हैं, वो वाले सारे गुण, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल में आती हैं। और जो केमिकल जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब केमिकल हो जाती हैं तो वो फिर फिजिकल होके हमको दिखाई देती हैं। केमिकल होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं अंदर से, वो फिजिकल फॉर्म में ही दिखाई देती हैं। समझ गए इस चीज को, क्लियर है, किसी को डाउट है, नो मैम। क्लियर है ना ये चीज। तो यही है प्रदूषण का मतलब, यही है कि एयर पोल्यूशन की अब हर जगह जहां पे जो भी हम पोल्यूशन 5 टाइप के पोल्यूशन दिए हैं ना उनने, तो हर पोल्यूशन में जिसमें भी जो भी हम पोल्यूशन पढ़ेंगे उस पोल्यूशन में क्या होगा, उस जैसे एयर पोल्यूशन पढ़ा तो एयर का क्या करा उसने, केमिकल कंपाउंड या केमिकल उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करा, बदल दिया, किसने, हमारी एक्टिविटी ने कुल मिला के। क्लियर है, यही है प्रदूषण। अब हम एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। ये परिभाषा जो हमने समझ ली है, यहाँ पर भी वही है। अब इसमें इंग्लिश में आप वर्ड्स बता ही दिए हैं मैंने। भौतिक मतलब फिजिकल, रासायनिक मतलब केमिकल, एवं जैविक गुणों को, उसके जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको भी, तीनों टाइप के चेंजेस हो जाएंगे इसमें। पर्यावरण के अजैविक घटकों के, देखा ना हम शुरू से पढ़ रहे हैं पहली ही क्लास से कि दो टाइप के घटक मतलब कंपोनेंट, अजैविक मतलब एबायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक से मिलके बना है, तो हमारी जो एक्टिविटी है वो इन एबायोटिक को क्या कर रही है, उनके एबायोटिक के जो सिम्टम्स है, वाटर के, एयर के, लैंड के, सॉइल के, इन सब के क्या कर रहे हैं, फिजिकल और केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कर रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं, अनावश्यक अननेसेसरी चेंजेस लेके आ रहे हैं, जिससे जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम, पोल्यूशन बोलते हैं। जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों से क्या मतलब है, जीवन ये एक सेल है, जैसे हमने एक बार पहले भी पढ़ा था कि अमीबा और पैरामीशियम ये कैसे होते हैं, सिंगल यूनिट होती है इनकी, मतलब यूनिसेल्युलर कहलाते हैं, एक ही कोशिका होती है अमीबा या पैरामीशियम की। अमीबा का कोई फिक्स डायग्राम नहीं होता, हमने बचपन से पढ़ा है। ये क्या होता है, इसमें बस लिक्विड भरा होता है, इसको अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो ये इधर जाएगा तो वैसे ही फैल जाएगा, वही इसका स्ट्रक्चर हो गया। इधर इसको जाना है तो इस डायरेक्शन में फैल जाएगा, वही इसका स्ट्रक्चर है। तो यूनिसेल्युलर होते हैं, ये भी जीवन कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऑर्गन तो नहीं है, वेल डेवलप्ड कोई सिस्टम नहीं है, तो सिर्फ क्या है, एक सेल है, लेकिन सेल है वो क्या कर रही है, ब्रीदिंग कर रही है। इनका पढ़ा होगा आपने, जो लोग अगर कोई बायोलॉजी वाले हैं तो पढ़ा होगा कि ये O2 लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, बस 2 काम है इनका, और कोई ये कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, ये सिर्फ ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग के ही पूरे सहारे इनका क्या चलता है, जीवन चलता है। अब हम यही तो देख रहे हैं कि ब्रीदिंग अगर ना मिले तो क्षण भर नहीं जी सके इंसान ठीक ढंग से, कष्ट के साथ तो जी लेगा थोड़ी देर तक, लेकिन अगर इनको ये ज्यादातर कहाँ होते हैं, वाटर बॉडी में ही होते हैं ये वाले। तो इनको अगर प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन हो गया तो क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर, अब जीवन आधारित तंत्र कैसे होगा, यहाँ पर तंत्र का मतलब ये हो जाएगा जैसे फॉरेस्ट, इकोसिस्टम, यहाँ पे इकोसिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इकोसिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने, पारितंत्र,
पर्यावरण तंत्र या पारितंत्र शब्द सुने कभी आप लोगों ने? कोई यस तो मैम। यस क्या होते हैं, क्या होते हैं? मैम, शायद इकोसिस्टम के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं जो इको मतलब इन्वायरमेंट में आती हैं, प्रोसेस हाँ, होता सारी है। इकोसिस्टम में सारी चीजें अब देखिए कैसे आ जाती हैं अलग अलग। जैसे हम लोग कम्युनिटी बना के रहते हैं ना, जैसे उसको अन्यथा मत लीजिएगा, सिर्फ समझने के लिए कि मुस्लिम कम्युनिटी होती है, हिंदू कम्युनिटी होती है, ईसाई कम्युनिटी होती है, ये हो गया एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, जिसका जो कल्चर है उसके आधार पे हो गया। फिर और भी कम्युनिटीज हो सकती हैं कि जैसे आर्य कम्युनिटी हो गई, आर्य समाज को जो मानते हैं, बौद्ध को जो मानते हैं, उस टाइप की कम्युनिटी हो गई। फिर अलग टाइप की और क्या कम्युनिटी बन सकती है कि जो लोग भजन करते हैं उनकी कम्युनिटी एक हो गई अलग, मतलब जो एक जैसे विचारों, एक जैसी थिंकिंग वाले लोग हैं वो आपस में इकट्ठे होके एक ग्रुप बना लेते हैं, वही क्या हो जाता है, कम्युनिटी हो जाती है या तंत्र हो जाती है। उसमें मतलब एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, एक जैसे काम हो रहे हैं। तंत्र का मतलब ही क्या होता है, आपने बॉडी सिस्टम अगर पढ़े हो, कुछ ध्यान हो, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर भी बहुत सारे तंत्रों से मिलके बना है ना। पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, या हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे कितने 11 सिस्टम होते हैं, 11 तंत्र होते हैं। तो पर्यावरण के भी तंत्र होते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, मतलब वन का जो वन तंत्र जो होता है उसमें क्या होता है, एक चीज क्या हो रही है उसमें, बड़े बड़े जंगल की अगर बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े ट्री होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनमें पिरामिड बनता है, सिस्टम में पिरामिड बनता है। इकोसिस्टम में दो तरह के पिरामिड बनते हैं, एक ऊपर से नीचे का बनता है और एक नीचे का। पिरामिड मतलब समझते हैं ना? यस मैम। हाँ, एक ये दोनों एक जैसे बन गए, एक ऊपर से नीचे का बनता है और एक नीचे से ऊपर का। मतलब इसका ऊपर नीचे का ये है कि एक में जो है बेस कैसा होता है, चौड़ा होता है, बड़ा होता है, और एक में बेस कैसा होता है, छोटा होता है। अब ये जो ट्री वाला होगा ना, इसमें क्या होगा, अब ये बेस बड़ा छोटे का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ये ट्री एक है, इस ट्री का अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। इकोसिस्टम से मतलब ये है कि उससे डिपेंडेंट जो फूड चेन है ना, उसके अकॉर्डिंग ये इकोसिस्टम बन रहे हैं। ये पेड़ एक है, अब इस पेड़ पे क्या कौन बैठ सकते हैं, बड़े पक्षी बैठ सकते हैं, बड़े बंदर बंदर लोग बैठ जाते हैं, या जो पेड़ पे चढ़ने वाले जानवर होते हैं वो भी बैठ जाते हैं। तो दूसरा कैटेगरी उनका हो गया, उनने फल तोड़े, फल खाए, और उन्हीं पेड़ों पर छोटे छोटे क्या होते हैं, पक्षी भी आके बैठ जाते हैं। तो ऊपर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और नीचे जा रहे हैं तो पॉपुलेशन घट रही है। ये हो रहा है बड़े वाले पेड़ों के उसमें। और ये वाला रहता है, ये क्या है, ये फॉरेस्ट का है, जिसका बेस कैसा होता है, छोटा होता है। एक पेड़ पे ऊपर जाते जाते पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, साइज छोटा हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। और यहाँ पे क्या होता है, बेस में साइज छोटा होता है, और ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, साइज कम हो जाता है, और यहाँ पे साइज ज्यादा रहेगा। जहाँ बेस में साइज छोटा है, पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, और यहाँ पर ऊपर जाते जाते साइज तो बढ़ जाएगा लेकिन पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये घास के मैदान का हो सकता है, मतलब ग्रास मैदान को क्या बोलेंगे, प्लेन। ग्रास का जो प्लेन होता है वहां पे ये पाया जाता है, जो बेस जिसका बड़ा होता है। अब यहाँ पे टिड्डा होता है, मतलब क्या बोलते हैं, हूप, हूप क्या बोलते हैं, ग्रास ऊपर। हाँ, ग्रास ग्रास ऊपर। हूप बोलते हैं उसको, है ना। वो वो होता है छोटा, उसको कौन खा लेता है, उसको कोई उससे बड़ा आके खा लेता है, मेंढक खा लिया, मेंढक मतलब फ्रॉग ने आके उसको खा लिया। फिर फ्रॉग से बड़ा कौन होता है, स्नेक आ गया, स्नेक ने उसको खा लिया। स्नेक को किसने खा लिया, जो ऊपर उड़ने वाले बड़े होते हैं उन्होंने खा लिया। या डॉगी लोग भी खा लेते हैं स्नेक को, आपको शायद पता हो या नहीं, लेकिन डॉगी लोग भी खा लेते हैं। ऐसे करके ये चेन चलती जाती है। तो यहाँ पे ये बेस कम है, ऊपर जाते जाते इनका साइज बड़ा होता जाता है, और जो है इनकी पॉपुलेशन कम होती जाती है। दो तरह के पिरामिड होते हैं। अब यहीं पे इसमें
आप वो चीज भी समझ लीजिए कि जो भी एनर्जी अब जा रहे हैं, तो हम लोग खाना खाते तो खाना खाने के बाद ही तो हमको एनर्जी मिलती है ना। तो ऐसे ही जो लोग, इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा कचरा हो गया, साफ करके दो बड़े बड़े बना लेते हैं। अब एनर्जी का हम चार्ट समझ लेते हैं। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है पिरामिड में, मतलब ये जो फूड चेन है इसमें एनर्जी कैसे जा रही है। उल्टा वाला किसका होगा बताइए, अभी समझाया है। और सीधा वाला किसका होगा, ये कहाँ का है सिस्टम और ये कहाँ का है, एक दोनों घास के बताइए। मैदान का है कौन सा है घास और के मैदान दूसरा का, वाला ये जो फर्स्ट वाला है गलत, वो वाला। गलत बताया। किसने बताया, नाम बताओ, चलो गलत किसने बताया। जंगल वाला उल्टा है ना, घास जंगल का वाला मैदान बोल रहे थे ना अभी, तो दूसरा वाला घास का मैदान बोला था आपने। नहीं, फर्स्ट वाला घास का मैदान है, दूसरा वाला जंगल है। हाँ अब ठीक ऐसा है अब ठीक है, हाँ। बिल्कुल करेक्ट। ये जिसका बेस छोटा, आप तो ऐसे ध्यान रखोगे कि छोटे छोटे जीव जिसमें है ज्यादा नीचे, पॉपुलेशन जहां ज्यादा है, साइज छोटा है, बेस बड़ा है, तो वो क्या होगा, घास के मैदान में ही तो छोटे छोटे जीव ज्यादा रहते हैं। फिर उसके बाद में ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये पेड़ सिंगल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और ऊपर जाते हैं तो इनकी पॉपुलेशन ऊपर बढ़ती है, और इनका साइज क्या है, छोटा ऊपर को होता है, इनका साइज छोटा नीचे को होता है। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इनमें, प्राइमरी सेकेंडरी में या किसी भी फूड चेन में। मान लीजिए ये प्राइमरी, ये प्लांट से एनर्जी, प्लांट ने सन रेज से फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके क्या बना लिया, लीफ में फूड बनाया। यही होता है, पत्ती में खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, फिर उस पे प्राइमरी डिपेंड करता है, प्राइमरी ने इसको खा लिया, इसको खाया तो इसने क्या, जितना भी खाना बनाया था उससे इसको, जो यहाँ पे कौन सी थी, सोलर एनर्जी थी, सौर ऊर्जा थी, उसको इसने क्या कर दिया, केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। अब ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, काम करने के लिए यही एनर्जी काम करती है। यहाँ ये हमारे शरीर में जाके काइनेटिक एनर्जी में, मतलब कार्य ऊर्जा में बदल जाती है, फिर हमारे काम आती है, लेकिन फाइनली पहले तो केमिकल एनर्जी में ही जाएगी। तो ये जो एनर्जी है ये कितनी जाती है, इसने जितनी भी एनर्जी बनाई थी, मान लीजिए 100 कैलोरी बनाई थी इसने, तो इस 100 कैलोरी में से इसको खाने वाले के पास में कितनी जाएगी, कुछ इसी के पास रह जाएगी। और इसके पास जब वो ट्रांसमिट होती है, खा लिया, मान लो पूरा भी खा लिया, तो भी इसके शरीर को जो लगेगी, कहते हैं ना भोजन लग नहीं रहा है शरीर में, खाते तो है, खूब खाते हैं, लेकिन दिखता नहीं, लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये इसमें केवल इसके पास में इसका, इस 100 का, इस 100 का 10% ही ट्रांसफर होता है। अब जब ये अगले उसमें जाएगा, अगले कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे, उसने इस 10 का 10%, इस 10 का 10%, ठीक है। अब ये इसके लिए तो 100% हो गया ना, इसके पास इसका 10% आया, लेकिन इसको जितना मिला है वो इसके लिए 100% है। तो इसका, इस 10 का 10, यानी क्या हो रहा है, ऊर्जा का जो पिरामिड है वो फूड चेन में हमेशा क्या होता है, घटता है, उल्टा बनता है। या मतलब एनर्जी, आप तो सरल शब्दों में याद रखिए कि एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है हर चेन में, मतलब आगे बढ़ते हुए फूड चेन में क्या होती है, एनर्जी लॉस होता है, घटती जाती है। जो कहना चाह रही थी वो समझ पा रहे हैं, यस और नो। नो मैम, फिर से एक बार। मैम एक बार और बताइए ना एनर्जी वाला। एक बार और बता देती हूँ। मैम इसको मैंने पढ़ा था, 10% लॉस का नियम होता है। हाँ तो वही तो समझा रही हूँ मैं, देखिए ये 100 में से अगर 10 लॉस होगा तो 90% ऊपर जाता है ना। 90% तो गया, अच्छा 10% लॉस होता है, 90% ऊपर जाता है, ये पढ़ा आपने। यस मैम, लिंडमान का नियम था, 12th ओके में पढ़ा था। हाँ हाँ ठीक है, बताने में वो हो गई, भूल हो गई, सॉरी। कि 10% का उसने अपने लिए यूज कर लिया, और ये प्लांट के पास 10 ये प्लांट है, मैम इस नहीं, वो ऐसे कुछ था, वो ना ऐसे था 10% अगले को दे पाता है, 10% ऊर्जा, वो ऐसे कुछ था वो तो।
कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, है ना? क्योंकि मुझे भी, मैं अभी मतलब ये पुराना मुझे याद है, अभी मैंने देखा नहीं है इसको भी। किसका ओके सिद्धांत मैम। बोल रहे हो आप? फूड चेन, फूड चेन फूड किसका? चेन है मैम ये। लिंडमान। लिंडमान का। मैम आई थिंक आप बराबर कह रही कि 10% ही आगे जाता है ना? क्योंकि मुझे, हाँ, यस मैम आई थिंक 10% आप भाग का ही correct हैं। स्थानांतरण होता है, 90% तो श्वसन उसका जो ब्रीदिंग करता है या अपघटन ऊष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाता है। ये है 10% ही आगे जाता है, सही है ये। 90 हाँ मैम सही है। 1942 का है ये नियम। ये इतना नहीं ध्यान है हमको, इतना डीप में नहीं जाना, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि एनर्जी जो है वो घट रही है अगले लेवल में जाने पर, बस इतना ही ध्यान रखना। और कितनी घट रही है, मतलब 10% काम में आएगी, बाकी 90% वेस्ट चली जाएगी, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? यस मैम, यस मैम, वो 10% ही है जो आगे जाके ट्रांसफर होगी, 10% ही अगला ले पाएगा। है ना? सही बताया था ना पहले। कंफ्यूज हाँ कर मैम। दिया। ठीक है, क्योंकि हम कभी बहुत कॉन्शियस माइंड से अगर कुछ पढ़ते हैं ना, तो वो हमारी बिल्कुल उसमें चली जाती है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, उसमें सेव हो जाती है, जब रिकॉल करते हैं तब आ जाती है वो, उसका कुछ नहीं होता है। तो मतलब सही याद रहती है चीजें। चलिए, धन्यवाद फिर भी कंफर्म करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब हमारा ये आ रहा है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं, ये उसमें है, बस ये कहना चाहिए किसमें है, शब्दों में है। और ज्योति जी है ना यहाँ पे? जी मैम। आप ही के अनुसार अब हम यहाँ पे अपनी क्लास को विराम दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब वालों को भी नमस्कार करना जरूरी है, हरिओम करना, रोज हम ऐसे ही क्लास ब्रेक कर देते हैं। सभी को हरिओम।